नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे रोटेटर कफ इंजरी के बारे में। रोटेटर कफ चोट या रोटेटर कफ टेयर कंधे में होने वाली सबसे आम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। इसका मतलब कि फ्रैक्चर को अगर हम छोड़ दें तो कंधे में रोटेटर कफ इंजरी सबसे कॉमन इंजरी होती है। अब जानते हैं रोटेटर कफ क्या होता है। रोटेटर कफ एक मांसपेशियों का गुच्छा होता है जो आपके कंधे के चारों ओर होता है। ये आपके कंधे का एक मॉडल है जिसमें आगे की तरफ की जो हड्डी होती है इसको कॉलर बोन होती बोलते हैं, ये आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। पीछे की हड्डी जो होती है उसको स्कैपुला बोलते हैं, जो आप अपनी पीठ पे महसूस कर सकते हैं, इसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। और ये जो हड्डी होती है ये ह्यूमरस की हड्डी होती है जो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, इसको ह्यूमरस बोलते हैं। और ये तीन हड्डियों के बीच का जो जोड़ होता है इसको शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। और शोल्डर जॉइंट की खासियत ये होती है कि ये एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है जिसमें बहुत अच्छा मूवमेंट पॉसिबल होता है। ऑलमोस्ट 360 डिग्री मूवमेंट हम कंधे के जोड़ से कर सकते हैं। और ये जो कंधे का जो मूवमेंट है, कंधे की जो एक्टिविटी है, वो आने का श्रेय जो होता है वो रोटेटर कफ टेंडन्स को होता है। तो ये मांसपेशियों का एक ग्रुप होता है। रोटेटर कफ टेंडन्स 4 मांसपेशियों का बना होता है। इसकी 4 मांसपेशियां हैं। आगे की तरफ जो होती है उसको बोलते हैं सबस्कैपुलरिस, और ये आगे की हड्डी जिसको लेसर ट्यूबरोसिटी बोलते हैं उस पे अटैच होती है। ऊपर की तरफ की जो मांसपेशी होती है उसको सुप्रास्पाइनेटस बोलते हैं, वो यहाँ पे अटैच होती है जिसको ग्रेटर ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। और पीछे की तरफ 2 स्नायु होती हैं जिनको इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर बोलते हैं, वो भी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे अटैच होती है। तो अगर हम कंधे की हड्डी की बात करें, ह्यूमरस की बात करें, तो ये एक लेसर ट्यूबरोसिटी होती है और एक ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होती है। लेसर ट्यूबरोसिटी पर सबस्कैपुलरिस टेंडन अटैच करती है और ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर, ये तीनों की तीनों टेंडन यहाँ अटैच करती है। अब रोटेटर कफ के जो टेंडन होते हैं वो आपके कंधे को मूवमेंट देते हैं, मतलब कंधे को एक्शन देते हैं। सबस्कैपुलरिस टेंडन आपके हाथ को अंदर की तरफ मोड़ती है, मतलब ये जो मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं इंटरनल रोटेशन। और ये आगे का जो रोटेटर कफ टेंडन होता है जिसको सबस्कैपुलरिस बोलते हैं उसके कारण होता है। जो बाहर का मूवमेंट होता है जिसको ये मूवमेंट बोलते हैं, इस मूवमेंट को हम एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं। ये मूवमेंट इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर के कारण होता है। और अगर हम कंधे को ऊपर ले जाने की कोशिश करें और कंधे को बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करें, जिसको फॉरवर्ड फ्लेक्शन और एबडक्शन बोलते हैं, वो मूवमेंट सुप्रास्पाइनेटस टेंडन के कारण होता है। अब इन 4 टेंडन्स में से कोई भी टेंडन, कोई भी स्नायु फट सकती है। टेंडन को हिंदी में हम स्नायु भी बोल सकते हैं। इसमें से कोई भी स्नायु फट सकती है। आमतौर पे सबसे कॉमन स्नायु जो इंजरी होती है, जो स्नायु में जो स्नायु फटती है, वो सुप्रास्पाइनेटस टेंडन होती है। दूसरे नंबर पे इंफ्रास्पाइनेटस और आगे की सबस्कैपुलरिस टेंडन में भी इंजरी हो सकती है। आमतौर पे रोटेटर कफ इंजरी मेजर चोट लगने के कारण होती है। अगर आप हाथ के बल गिर जाते हैं, अगर आपके हाथ पे कोई भारी वजन आ जाता है, या आप कोई भारी वजन उठाना चाहते हैं और वो वजन आपके हाथ से निकल जाता है, इन सब सर्कमस्टांसेस में रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है। कई बार माइक्रो रिपीटेटिव ट्रॉमा, मतलब बार बार चोट लगने का, छोटी छोटी चोट बार बार लगने के कारण भी हो सकता है। तो हमने कई बार ऐसा देखा है कि लेबरर्स में या हैवी वर्कर्स में भी रोटेटर कफ की इंजरी आ सकती है। अच्छा, कारण कुछ भी हो, ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट समान रहता है। तो रोटेटर कफ का जो डायग्नोसिस है, रोटेटर कफ टेयर, हम आइडेंटिफाई 2 बेसिस पे करते हैं। पहला, हम रोटेटर कफ के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं जिसमें हमें यह पता लगता है कि कंधे के अंदर कमजोरी तो नहीं है। रोटेटर कफ का टेयर के लक्षण में कंधे का दुखावा होता है, कंधे की कमजोरी होती है, रात में नींद ना आना होता है, और कंधे के बल अगर आप सोते हैं तो उसमें दर्द होना होता है। तो अगर आपके कंधे में दर्द है, आप रात में सो नहीं पा रहे हैं, कंधे से भारी काम नहीं कर पा रहे हैं, और कंधे को ऊपर ले जाने में अगर असमर्थ हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको रोटेटर कफ इंजरी हो। और ध्यान रहे कि ये इंजरी चोट लगने के कारण होती है, पर चोट लगने के बिना भी हो सकती है। तो अगर आपको डाउट है या अगर आपके डॉक्टर को डाउट है कि इस तरह की इंजरी आपको है, तो जो बेस्ट डायग्नोस्टिक मोडालिटी
ये डायग्नोस करने के लिए कि आपको रोटेटर कफ है या नहीं है, उसके लिए अगर हम बेस्ट डायग्नोस्टिक मोडालिटी की बात करें तो वो एक एमआरआई स्कैन है। एमआरआई स्कैन से हमें ये पता लग जाएगा कि आपको रोटेटर कफ इंजरी है या नहीं है। कुछ लोग इसके लिए अल्ट्रासाउंड टेस्ट का भी प्रयोग करते हैं, परंतु अल्ट्रासाउंड उतना एक्यूरेट टेस्ट नहीं है जितना कि एमआरआई स्कैन है। इसलिए हम अपने पेशेंट्स को आमतौर पे एमआरआई स्कैन ही रिकमेंड करते हैं। अब बात करते हैं ये इंजरी कितने तरह की होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 तरह की स्नायु होती है और चारों तरह की स्नायु में इंजरी हो सकती है। साथ ही साथ ये इंजरी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंजरी आमतौर पे 2 पोर्शंस में डिवाइड की जाती है, पार्शियल टेयर और कंप्लीट टेयर। कंप्लीट टेयर का मतलब होता है कि स्नायु अपनी पूरी थिकनेस में टूट गया है, और कंप्लीट रोटेटर कफ टेयर में आमतौर पे सर्जरी या फिर इसको वापस अपनी जगह पे रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट जरूरत रहती है और वो करना चाहिए। जबकि अगर आपको पार्शियल रोटेटर कफ इंजरी है, मतलब रोटेटर कफ आधा टूट गया है या आधे से कम इंजरी है, तो हम थोड़ा रुक सकते हैं, दूसरी मोडालिटी जैसे फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और मेडिकेशंस का ट्राई दे सकते हैं। अब पार्शियल टेयर क्या है? पार्शियल टेयर का मतलब यह है कि आपका जो स्नायु है वो पूरी थिकनेस में नहीं फटा है, आधी थिकनेस या आधी से कम थिकनेस में फटा है। इसका मतलब यह है कि आपके जो स्नायु है उसके कुछ रेशे ही फटे हैं और बाकी के रेशे जो हैं वो इंटैक्ट हैं और वो काम कर रहे हैं। और ऐसे केसेस में कई बार ऐसा हो सकता है कि जो रेशे बचे हैं उनमें थोड़ी हीलिंग आ जाए और आपकी जो प्रॉब्लम है वो कंपनसेट हो जाए। इसलिए पार्शियल टेयर्स में हम पेशेंट्स को कुछ देर रुकने की, ठहरने की और कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। जबकि अगर आपको कंप्लीट रोटेटर कफ इंजरी है तो उसके लिए एक सर्जरी करके आप रोटेटर कफ टेयर को अपनी जगह पे रिपेयर कर देना सबसे सही रास्ता है। कंधे की स्नायु को, रोटेटर कफ स्नायु को रिपेयर करने के कई सारे तरीके जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं, परंतु जो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका है वो है दूरबीन से रिपेयर, जिसको हम आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर भी बोलते हैं। इस तकनीक में एक छोटा सा दूरबीन आपके कंधे के अंदर डाला जाता है और पूरा का पूरा जो स्नायु को रिपेयर करने का प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा प्रोसीजर हम दूरबीन के द्वारा ही संपादित कर देते हैं, और ये बहुत ही एक्यूरेट टेक्निक है। कई पेशेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि भाई छोटे टेयर हो तो आप दूरबीन से रिपेयर कर दो और बड़े टेयर हो तो आप खोल के रिपेयर करो। ऐसा नहीं है। दूरबीन का सर्जरी आपकी रिपेयर की एफिकेसी और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए है। अगर हम दूरबीन से रिपेयर करते हैं तो हम ओपन रिपेयर से बेहतर रिपेयर कर पा रहे हैं, चाहे टेयर आपका छोटा हो, चाहे टेयर बड़ा हो या टेयर बहुत ही बड़ा हो। तो हर सिनारियों में जो दूरबीन वाला रिपेयर है वो ओपन रिपेयर की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यह रिपेयर न केवल ओपन रिपेयर की तुलना में फास्ट होता है, जल्दी किया जा सकता है, अपितु इसके जो फंक्शनल रिजल्ट हैं वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। इसमें रिकवरी भी फास्ट होती है, आपको छोटे छोटे कट आते हैं, बड़े बड़े इंसिजन्स नहीं आते हैं, और ऑपरेशन के बाद जो होने वाला दुखावा होता है वो भी ओपन रिपेयर की तुलना में काफी कम रहता है। तो हमने देखा कि जो दूरबीन का आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर होता है ये एक बहुत ही सफल और बहुत ही रिप्रोड्यूसेबल प्रोसीजर है। मतलब हम ऑलमोस्ट हमारे सभी पेशेंट्स में इसका काफी अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं। आपको अपने पर्टिकुलर इंजरी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए और आपका डॉक्टर आपकी जो इंजरी है उसके लिए आपको बेस्ट राय दे सकता है। फिर भी अगर आपको रोटेटर कफ इंजरी के बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं।